बिताते रहिए। डॉक्टर राकेश पाठक जी, आपके पास आना चाहता हूं। नारे की बात मैं कर रहा था, लेकिन इन दोनों राज्यों में और खासकर महाराष्ट्र में जो चल रहा है, जो सियासी घमासान है, उस पर पहली आपकी प्रतिक्रिया। सब और आप इस वक्त रास्ते में हैं। ये अपनी ड्यूटी, अपने फर्ज के प्रति आपका समर्पण बता रहा है, आपको सैल्यूट है। बात महाराष्ट्र की कर रहे हैं, आपने बहुत अच्छे विषय के साथ शुरुआत की है। बटेंगे तो कटेंगे। डॉक्टर साहब, अभी एक वीडियो वायरल हो रहा है। शरद पवार की पार्टी एनसीपी के सांसद हैं अमोल कोल्हे। उन्होंने एक सार्वजनिक कार्यक्रम में, ऐसी चुनाव अभियान में भाषण दिया। उसमें उन्होंने कुछ सवाल पूछे कि बटेंगे तो कटेंगे नारे के साथ उन्होंने सरकार से, मोदी से पूछा है कि आपने महाराष्ट्र के बेरोजगारों के रोजगार को काट कर गुजरात क्यों भेज दिया। उन्होंने पूछा है कि महाराष्ट्र के और देश के लोगों की जेब को काट कर आपने धन्ना सेठों की जेबें क्यों भर दी। ऐसे कई सवाल उन्होंने पूछे। बहुत वायरल हो रहा उनका भाषण। बहुत अच्छे वक्ता हैं अमोल कोल्हे, और आपने पहले सत्र में अगर देखा हो लोकसभा में, बहुत शानदार उनका भाषण हुआ। ये वही सवाल हैं जो जनता को भी पूछना चाहिए कि आप हमसे बटेंगे तो कटेंगे का नारा लगवा रहे हैं, लेकिन असल में 100 साल से इस देश में बांटने और काटने की राजनीति तो एक खास विचारधारा का समूह, विचारधारा का परिवार करता है। उससे भी पहले सदियों से जातियों में बांटा है, समाज को बांटा है। आज भी बांटने की ही राजनीति कर रहे हैं। महाराष्ट्र के चुनाव में ये मुद्दा खास तौर से इसलिए लाया जा रहा है कि वहां जो उनकी सरकार है, भारतीय जनता पार्टी, एनसीपी, अजित पवार और एकनाथ शिंदे की शिवसेना, उसके सामने रास्ता कठिन दिखाई दे रहा है। तो उन्हें लग रहा है कि अपने आजमाए हुए नुस्खे, सांप्रदायिक राजनीति के औजार के जरिए इस चुनाव में ही में उतरा जाए और जीतने की कोशिश की जाए। लेकिन राजीव जी, अभी अभी लोकसभा के चुनाव में ये सब कुछ करके भी भारतीय जनता पार्टी 240 पर सिमट गई। उत्तर प्रदेश में कहां से कहां पहुंच गई। 80 सीटें जीतने का दावा करने वाले यूपी में ही बहुत बुरी तरह से मुंह की खा बैठे। तो बटेंगे तो कटेंगे की राजनीति मुझे नहीं लगता महाराष्ट्र में परवान चढ़ेगी, क्योंकि फिलहाल तो उनका अपना गठबंधन आपस में बटा हुआ है, उसमें मारकाट मची हुई है। और जहां से आपने बात शुरू की थी नवाब मलिक की, वहां पर एकनाथ शिंदे की पार्टी ने एक बुलेट पाटिल नाम के प्रत्याशी को उतारा। उनका मूल नाम तो सुरेश पाटिल है, लेकिन महाराष्ट्र में वे बुलेट पाटिल के नाम से जाने जाते हैं। वो हो सकता है बुलेट मोटरसाइकिल पर चलते हो या वो गोली की तरह, बुलेट की तरह छूटते हो, इसलिए उनका नाम बुलेट पाटिल होगा। तो जिस एनडीए गठबंधन के अब वे प्रत्याशी हैं, उसी एनडीए गठबंधन की पार्टी एनसीपी, अजित पवार ने नवाब मलिक को पर्चा दे रखा है, और जैसा आपने बताया उन्हें बी फॉर्म भी मिल गया। तो ये कैसा गठबंधन है कि जहां उनके अपने प्रत्याशी इस तरह से लड़ते हुए एक दूसरे के खिलाफ। ऐसा नहीं है कि जो महागठबंधन, दूसरा महाविकास अघाड़ी है, उसमें ऐसा नहीं है, लेकिन वहां घोषित रूप से कहकर फ्रेंडली फाइट का नाम देकर लोग चुनाव एक आध सीट पर कहीं लड़ रहे। शरद पवार के परिवार का मामला हमने देख लिया। पिछली बार भी लोकसभा चुनाव में अजित पवार ने सुप्रिया सुले के खिलाफ अपने परिजन को उतारा और उन्हें हार का सामना करना पड़ा। तो भारतीय जनता पार्टी, एकनाथ शिंदे की शिवसेना, अजित पवार की पार्टी, इन सब लोगों का बहुत बड़ा स्टेक महाराष्ट्र में दांव पर लगा हुआ है। और असली जिसकी साख दांव पर है वो नरेंद्र मोदी, क्योंकि उन्होंने अपना चुनाव अभियान पुरानी अपनी लकीर पर शुरू कर दिया है। महाराष्ट्र में ये सब चीजें चलेंगी, ये नारे चलेंगे, ये सांप्रदायिक राजनीति चलेगी या नहीं चलेगी, इसकी परीक्षा हो जाएगी। और इसके साथ साथ ये जो क्षेत्रीय दलों के साथ बीजेपी बर्ताव करती है, एकनाथ शिंदे और अजित पवार को वोटों की गिनती की शाम को सिर पकड़कर बैठना न पड़े और उन्हें यह समझ में आए कि ये जो बीजेपी नाम का रिवर्स पारस पत्थर है, ये सोने को लोहा बना देता है। पिछले एक दशक में जितनी क्षेत्रीय पार्टियों ने बीजेपी और मोदी शाह के साथ गलबहियां की हैं, वे सब हाशिए पर सिमट गए। लंबी फहरिस्त है, सबके नाम गिनाने की जरूरत नहीं। वाईएसआर वाले जगनमोहन रेड्डी से लेकर बीजू जनता दल के और अकाली दल तक,
तो इस बार इसकी भी परीक्षा हो जाएगी। और अंतिम बात अभी मैं पहले चरण में यहाँ सिर्फ इतनी कहना चाहूंगा कि सुप्रिया सुले ने एक बड़ी मजेदार बात कही। सुप्रिया जी ने कहा कि हमारी लड़ाई परिवार की नहीं, हमारी किसी व्यक्ति से लड़ाई नहीं, बीजेपी और अदृश्य शक्ति से है। आप नोट कीजिए राजीव जी, ये अदृश्य शक्ति कौन है? ये कोई दैवी शक्ति है क्या? संभवतः उनका इशारा, उनका संकेत अदृश्य शक्ति के रूप में भारत के केंद्रीय चुनाव आयोग की तरफ होगा, तमाम सरकारी मशीनरी की तरफ होगा, ईडी, सीबीआई, आईटी, एनआईए, सब जो बीजेपी के घटक दल के रूप में काम करते हैं, ये वे सारी अदृश्य शक्तियां हैं जिनसे महाविकास अघाड़ी के लोगों को लड़ना है, तब जाकर ये पार पा सके। और अंतिम एक अभी ताजा सूचना दे दूं, हरियाणा के चुनाव को लेकर कांग्रेस पार्टी ने जो चुनाव आयोग में शिकायत की थी, अभी कुछ मिनट पहले चुनाव आयोग ने वो शिकायत खारिज कर दी है, कोई उत्तर नहीं दिया है, उसको रिजेक्ट कर दिया। इस तरह चुनाव हो रहे हैं। जी राजीव। जी बिल्कुल बिल्कुल, आप सही कह रहे हैं, इस तरह चुनाव हो रहे हैं। और हरियाणा को लेकर बीजेपी के सामने कांग्रेस पार्टी ने जो वहां पर जो शिकायतें दर्ज की थी बीजेपी को लेकर, या चुनाव को लेकर, बीजेपी छोड़ दीजिए, चुनाव को लेकर अगर जो शिकायतें दर्ज की थी, उन शिकायतों को चुनाव आयोग ने सिरे से खारिज कर दिया है। तो ये हरियाणा की बात है। लेकिन इस अदृश्य शक्ति की जो बात कर रहे थे, उसमें एक और अदृश्य शक्ति जोड़ देना चाहता हूं, कॉरपोरेट, और जिसके बारे में राहुल गांधी लगातार पोल खोल रहे हैं। ये कॉरपोरेट में सबसे नंबर 1 पर कौन बना हुआ है, ये आप लोग देख ही रहे हैं, जान ही रहे हैं। और राहुल गांधी उधर भी काम कर रहे हैं, और शायद सुप्रिया सुले का इशारा उधर भी हो। जिन नामों को, जिन चीजों का आप जिक्र कर रहे थे डॉक्टर साहब, उसके अलावा हो सकता है कॉर्पोरेट का भी जिक्र हो। हमारे साथ जुड़ गए हैं प्रोफेसर रविकांत जी। रविकांत जी, आपका स्वागत करता हूं और सीधा आना चाहता हूं अनिल सिन्हा जी आपके पास। महाराष्ट्र की राजनीति बहुत नजदीक से वहां रह के आप देख रहे हैं, महाराष्ट्र की राजनीति में नवाब मलिक और यहां से बीजेपी, जरा आपसे और बेहतर ढंग से समझना चाहता हूं धरातल पर चल क्या रहा है। और आज की तारीख में जब अब चुनाव में बहुत कम समय बचा है, 20वें दिन चुनाव है वहां महाराष्ट्र में, और वैसे में कहां है बीजेपी, कहां है महायुति, कहां है महागठबंधन, महाविकास अघाड़ी की बात कर रहा हूं, क्या कुछ दिखाई दे रहा है? और नवाब मलिक का फैक्टर कितना यहां पर, और अजीत पवार का फैक्टर कितना कारगर साबित हो सकता है बीजेपी के लिहाज से, महायुति के लिहाज से, या यहां पर लुटिया डुबोने में बहुत कहें तो यही जो है, यानी जो एक वो फैक्टर जिसके जरिए बीजेपी जो है वो बैकफुट पर नजर आ सकती है, कैसे देखा जाए?